मैंने 15 अगस्त को एक विद्यार्थी की कथा आपको सुनाई थी जो एक दिन गांव से पढ़ने आया था एक विश्वविद्यालय में। आज मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूं। भारत में जब आपातकाल लगा, बाहर जो फ्रंट पेज के प्रदर्शनी हमने लगाई है उसमें आप इमरजेंसी के कुछ फ्रेम देखिएगा। अकारण ही हजारों लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया था। एक दिन एक बहुत साधारण परिवार के एक युवक को, जिसकी नई नई शादी हुई थी, उसको पुलिस उठाकर ले गई और 19 महीने उसको जेल में रखा। वो एक अध्यापक थे, वो एक स्कूल टीचर थे और उनको 19 महीने आपातकाल में जेल में डाल दिया गया। नई नई शादी उनकी हुई थी। कोई आरोप उन पर लगाए गए कि वो कहीं कुछ संगठन से जुड़े हैं या कहीं जाते आते हैं। मित्रों, वो अध्यापक आगे उन्होंने कैरियर में पढ़ाई की। जब 19 महीने के बाद इमरजेंसी ख़त्म हुई, राजनीतिक वातावरण देश का शांत हुआ, सामान्य हुआ, चुनाव हुए, सरकारें आईं गईं, फिर आई और फिर गईं। उस अध्यापक का चयन एक दिन न्यायिक सेवाओं में हुआ। वो जज बना और जिस शहर की सेंट्रल जेल में उसने एक काल कोठरी में 19 महीने बिताए थे, एक जज के रूप में उसने उसी जेल की यात्रा की फिर अवलोकन करने के लिए। आदरणीय मित्रों, श्री अशोक पांडे वही युवक थे। और जब वो स्कूल टीचर थे, जब वो माध्यमिक विद्यालय में एक स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने न्यायिक क्षेत्रों तक की अपनी यात्रा की अपने परिश्रम से। बहुत साधारण परिवार से थे। ये वही अध्यापक हैं जिनकी साइकिल की पिछली सीट पर बैठकर मैंने 8वीं कक्षा पास की थी। मेरी माध्यमिक शिक्षा के समय के अध्यापक वो हैं। वो सीबीआई के स्पेशल जज रहे और पीएससी की परीक्षा देने के लिए भी उनके पास धन नहीं था कि अपने शहर से इंदौर जाकर इंटरव्यू दे सकें। तो पता नहीं किसी ट्रक में कहीं पीछे ऊपर कहीं बैठकर वो थके हारे इंदौर जो पीएससी का मुख्यालय है वो इंदौर पहुँचे। कहाँ रुकेंगे, उतने भी पैसे नहीं थे कि कहीं स्नान कर सकें और फ्रेश होकर अपना इंटरव्यू कर सकें। और वहाँ वो इंटरव्यू देकर आए। वो उसी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने बाद में। कहने का आशय ये है कि जीवन बहुत चौंकाता है हमको। कदम कदम पर कहाँ आपको चौंकाने के लिए कौन सी घटना, कौन सा प्रसंग आपके सामने आएगा। और डिग्री लेकर जब आप निकलेंगे तो आगे की जीवन की यात्रा में कौन से मोड़ पर पता नहीं कौन मिलेगा, कहाँ का पता बताएगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। ऐसी चमत्कृत करने वाली घटनाओं से ये जीवन भरा होता है, जिसका शुभारंभ आप करने वाले हैं अभी। मैंने 15 अगस्त को कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी 3 दिन के इस कार्यक्रम के बारे में और कुमार विश्वास सहित आप सबके आने के बारे में। 2-3 सूचनाएं आज भी ले लीजिए। 3 संदेश आए हैं इस कार्यक्रम के संदर्भ में। 3 संदेश आए हैं आप लोगों के लिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आदरणीय अजीत डोवल साहब का संदेश आपके लिए आया है। मैंने उनको भी आमंत्रित किया था, कहीं व्यस्तताओं के कारण वो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपके बहुत उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं प्रकट की हैं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि अपने यहाँ रहते हुए एक बार आपको उनके बीच में आपको मैं करूँगा, यहाँ लेके आऊँगा। दूसरा संदेश फिल्म डायरेक्टर आशुतोष गोवारीकर का आया है, जो इस बीच में आने वाले थे, लेकिन पूरे अगस्त में वो एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए भारत के अलग अलग शहरों में हैं। इस कारण से इन 3 दिनों में नहीं आ पाए हैं। तीसरा, राज्यसभा के आदरणीय उपसभापति श्री हरिवंश जी का आया है। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं आ पाया हूँ इन सत्रों में, लेकिन 3 क्लास लेने के लिए जरूर आऊँगा। मैं 3 क्लास का वादा किया है। अब इन दोनों आदरणीय मेहमानों को जो दिल्ली में रहते हैं, इनको रिमाइंड करने के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ और उसके बाद मैं आशुतोष जी को न्योता देने के लिए मुंबई में भी एक दिन जाने वाला हूँ, ताकि मैं इस सत्र में, ये सत्र जब समापन की तरफ हो तो मैं कोशिश करूं कि वो सब आपके बीच में आएं और अपने जीवन के निचोड़ और उसके अनुभवों के बारे में आपसे 2 शब्द कहें। मुझे विश्वास है कि इन 3 दिनों में जो 10 बहुत कीमती सत्र हुए हैं, बहुत कीमती सत्र हुए हैं, मैं खुद एक विद्यार्थी भाव से आपके बीच में बैठकर मैंने सबको सुना है।
ये सारे मंत्र और ये 3 दिन का जो अनुभव है, मैंने पहले दिन ये कहा था कि ये केवल इस सत्र में काम आने वाला नहीं है, ये पूरे जीवन भर आप भूलने वाले नहीं हैं। ये जो कुछ भी आज बालकृष्ण जी ने सावधानियां बताई हैं, जो कुछ भी ब्रजेश कुमार सिंह ने अपने अनुभव से कहा है, अदिति ने अपने कैरियर की शुरुआत जो पढ़ाई यहाँ से पूरी करके की है, तो ये सारे जो अनुभव आपने शेयर किए हैं, आज वो लोग अपने अनुभव और अपने जीवन के संघर्षों के बाद जिस जगह पहुँचे हैं, आने वाले 20 साल आप वहाँ होंगे। और जैसा कि मैं बार बार ये कहता हूँ, आने वाले जो 20 साल हैं ये केवल आपके कैरियर की उड़ान के लिए नहीं है। इन 20 सालों में ये भारत अपनी स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरे करने वाला है 2047 में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस शक्तिशाली भारत का सपना देखा है, वो केवल एक व्यक्ति का सपना नहीं है। जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, केवल उनका सपना नहीं है, वो 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से बोलते हैं जब बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि उस सपने में एक अंशदान मेरा भी है, वो आपका भी है। तो इन 20 वर्षों में जो पत्रकारिता में आपकी यात्रा शुरू होने वाली है, अलग अलग आप माध्यमों में काम करेंगे। डिग्री आप यहाँ किसी भी विषय की ले रहे होंगे, ये दावा है कि 10 साल बाद नियति आपको कहीं और ही सेटल करेगी। आप कहाँ काम कर रहे होंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सबसे मेरा अंत में ये बहुत ही विनम्र निवेदन है, इसके लिए मैं आपको इस बात की धन्यवाद देता हूँ कि तीनों दिन आपने बहुत अनुशासन से सबको सुना। बहुत अच्छा मैसेज आपके बारे में हमारे सारे वक्ता जो बाहर से आए थे विद्वान, वो लेकर गए हैं। बहुत अनुशासन से आपने बहुत डिसिप्लिन के साथ में उनकी बातों को सुना, गुना नोट किया होगा। आप सब सोशल मीडिया पर हैं। इन 3 दिनों के बारे में अगले 2 दिन अवकाश के हैं, शनिवार और रविवार। इन 3 दिनों का जो भी अमृत आपने पिया हो, अपनी अंजुलि में जो भी अमृत की बूंदें आपने बटोरी हों, उनके बारे में लिखना ना भूलो। जहाँ भी लिख सकते हो अपने सोशल मीडिया पर अपने मित्रों को बताओ, अपने परिवारजनों को बताओ कि जीवन के ये 3 दिन आपके कैसे बीते, क्या आपने पाया है, क्या सोचकर आप यहाँ आए थे। सत्र का अभी केवल शुभारंभ हुआ है और शुभारंभ की बेला में ये जो अनुभव से आप गुजरे हैं, इसके बारे में अपने परिवारजनों को जरूर आज फ़ोन करके बताना, अपने मित्रों को बताना, जिन्होंने मिस किया हो इसको उनको भी इसकी पूरी जानकारी देना। मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण इस 3 दिन का जो प्रसंग था वो दादा माखनलाल चतुर्वेदी की मूर्ति के अनावरण का था। 35 साल की विश्वविद्यालय की यात्रा में ये क्षण, ये पल, ये पवित्र क्षण इस समय आए हैं जब उनकी इतनी विशाल और भव्य प्रतिमा इस विश्वविद्यालय के परिसर के बिल्कुल ब्रह्म स्थान पर बीचों बीच स्थापित हुई है। उसके चारों तरफ हमने 4 प्लेटें लगाई हैं। शिलालेख आपने बहुत सारे देखे होंगे, जब कोई शिलान्यास होता है, भूमि पूजन होता है, लोकार्पण होता है, कोई उद्घाटन होता है, ऐसे प्रसंग हमारे आसपास रोज अखबारों में छपते हैं। लेकिन शिलालेख की जगह पर जो यहाँ एक प्लेट लगाई गई है, वो यहाँ के बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का ही एक आइडिया था कि क्यों ना ऐसा किया जाए। उसको जरूर पढ़िए, उसके दर्शन जरूर करके जाइए। एक आखिरी, जो लोग यहाँ रहते हैं हॉस्टल में या हॉस्टल के बाहर, जितना भी समय उनका स्नातक या पीजी का या आगे पीएचडी भी हम लोग यहाँ करने वाले हैं उसका है, तो इस पूरे समय को बहुत अच्छे अनुशासन के साथ में अपने समय और ऊर्जा को केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करके उसको खर्च करना है। हमारा समय और हमारी ऊर्जा अपव्यय करने के लिए नहीं है, फिजूल खर्ची करने के लिए ये मुद्रा ईश्वर ने हमको नहीं दी है। समय लौट कर नहीं आने वाला है, आप किसी भी तरह से उसको खर्च कर दीजिए, वो लौट के आने वाला नहीं है। इसलिए हर दिन का बहुत अच्छा सकारात्मक उपयोग आपको करना है यहाँ रहते हुए। और जिस तरह से आपने पूर्व विद्यार्थियों को 10 देवियों को 10 सत्रों में मंच पर देखा, मैं आशा करूँगा कभी मुझे अगर यहाँ भविष्य में कभी आने का अवसर मिलेगा तो आप में से किसी को भी मैं यहाँ देखूँ और वो अपने अनुभव सुनाए यहाँ खड़ा होकर मंच पर। इस बात की आपको शुभकामना देता हूँ और मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि छोटी मोटी कमियाँ, हम एक परिवार में रहते हैं, 4 भाई होते हैं, एक मत नहीं होते हैं, उनके बीच में असहमतियाँ होती हैं, कुछ लड़ाई झगड़े तनातनी मतभेद हो ही जाते हैं। इतना बड़ा ये परिवार है, 20 राज्यों के 2000 बच्चों के ये परिसर हैं 4, कोई ना कोई कमी बेशी होगी, कुछ ना कुछ कमी बेशी रह ही जाएगी। हॉस्टल में रह रहे हैं, कभी कुछ खाने में कमी होगी, कहीं शक्कर कम होगी, कहीं नमक तेज होगा। लेकिन जब ऐसा घर में होता है तो हम कोई अपने दोस्तों को
दरवाजे पे बिठा के ये नारे नहीं लगाते कि माताजी मुर्दाबाद और पिताजी की तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसा नहीं करते हम। अगर कभी खिड़की पर कोई धूल जमी है या कांच साफ नहीं हुआ है, हम उठकर खुद साफ कर लेते हैं। तो ये डिसिप्लिन अपना इस परिसर में बना के रखें और ये ध्यान रखें कि अब इस परिसर में दादा माखनलाल जी स्थापित हो गए हैं और 24 घंटे हमारी तरफ उनकी नज़र है। तो ऐसा कोई कार्य हम ना करें कि जो हम उनको शर्मिंदा करें और उनकी नज़रों में हम शर्मिंदा हों। तो हम उनसे नज़रें मिला सकें जब तक यहाँ हैं तब तक, और यहाँ से जाने के बाद भी हम अपनी कॉलर ऊंची कर सकें कि दादा हम यहाँ आपके चरणों में पढ़ने के लिए आए थे और हम यहाँ से अच्छा पढ़ाई करके गए हैं और जीवन में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। जो कुछ आपने जो प्रेरणाएं दी हैं, कर्मवीर में जो संपादकीय लिखे हैं, वो केवल समय पास करने के लिए नहीं थे। वो कोई रद्दी नहीं थी कि अगले दिन सुबह समोसे कचौरी पैक होके बिक जाएंगे। वो सारे कर्मवीर की पवित्र प्रतियां हमारी नालंदा लाइब्रेरी में रखी हैं। यहाँ की इमारतों के बारे में मैंने उस दिन भी कहा था, मैं पुनः दोहरा के उस बात को ख़त्म करूँगा। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला यहाँ की इमारतों के नाम हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आया तो मैंने उनके नाम देखे। सभी की नज़र जाती है कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। तो क्या ये केवल इमारतों के नाम रखने के लिए रख दिए गए हैं? तो मैं ये कहता हूँ कि नालंदा किसी बख्तियार खिलजी ने किसी कालखंड में कहीं जलाकर राख कर दिया होगा। 45,000 किताबें यहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जाइए पढ़िए, कहीं नष्ट नहीं हुआ है, यहाँ है नालंदा। और तक्षशिला कोई रावलपिंडी के पास सरहद के पार कोई कब्जे में ले लिया होगा उसने, वो ज़मीन थी, ले लिया होगा, वो डेड स्ट्रक्चर उसके पास होंगे। लेकिन तक्षशिला भी यही है, चाणक्य भी यही है। आप अपने भीतर के चंद्रगुप्त का परिचय तो लीजिए। विक्रमशिला भी कोई नष्ट नहीं हुआ है। उसके लिए दर्शन करने खंडहर पर जाने के मैं अनेक बार गया हूँ भारत की यात्राओं में। कोई आपको भागलपुर के आगे कहलगांव कस्बे की ट्रेन से उतरने की ज़रूरत नहीं है विक्रमशिला के खंडहरों पर जाने के लिए। यही है, ये सारे यही हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक जीवित सभ्यता के वारिस हैं। हमारा जो भी नष्ट हुआ है वो हो गया होगा। वो हार्डवेयर नष्ट हुआ है, सॉफ्टवेयर यहाँ है, सॉफ्टवेयर यहाँ है और वो सब यहाँ हम उसको पुनर्जीवित करेंगे। तो अगले 20 वर्ष इस भारत के पुनर्निर्माण के हैं, जब 2047 में एक शक्तिशाली भारत हम सब अपने हाथों से खड़ा करेंगे। उसकी तैयारी आइए शुरू करें। मैंने सत्र के पहले दिन कहा था कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, और अब मैं आपसे कहता हूँ कि अपने सीट बेल्ट खोल लीजिए। हम वापस अब यहाँ लैंड करने वाले हैं। बहुत बहुत